वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 11 का ज्योग्राफी का एक और पेपर एंड ये आपका सेकंड पेपर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने ज्योग्राफी का एक और पेपर करवा दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते तो आप चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बनाया गया है। 11th की जितने भी सब्जेक्ट है या 12th के जितने भी आप सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे उसके लिए अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। ऐसे 11th क्लास के लिए ज्योग्राफी का सैंपल पेपर करके प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे आप देख लेना। चलिए हम पेपर की तरफ आते हैं एंड पेपर के पैटर्न को अगर हम देखें तो आपका 70 नंबर का ये ज्योग्राफी का पेपर होता है। 3 घंटे आपके पास होते हैं पूरे पेपर को करने के लिए। चलिए एक बार इसके पैटर्न को हम समझ लेते हैं कि किस पैटर्न से आपका पेपर पूछा जाएगा। ऑलरेडी मैंने कई बार आपको पैटर्न समझाया है, लेकिन मैं हर एक वीडियो में पैटर्न आपको जरूर समझाता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे नए भी हमारी वीडियोस को देखते हैं। यहाँ पे बताया गया टोटल जो क्वेश्चंस है वो आपके 30 होंगे पेपर के अंदर एंड जो कि 5 सेक्शंस के अंदर आपका डिवाइड होगा। जैसे सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे 1 से लेके 17 तक आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन बी की बात करें तो 18 से 19 तक इसके अंदर स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे और ये जो है 3-3 नंबर का, यानी अब सेक्शन बी यहाँ पे आ गया। आपका 18वां और 19वां जो रहेगा 2 ही क्वेश्चन रहेगा सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन सी की बात करें इसके अंदर 20 से लेकर 23 तक आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि 3-3 नंबर के होंगे। सेक्शन डी की बात करें तो 24 से लेकर 28 तक आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे एंड लास्ट जो सेक्शन रहेगा ई, उसके अंदर जो है आपका मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 29वां और 30वां होगा। तो ये आपके पेपर का पैटर्न है। चलिए सेक्शन ए की तरफ आते हैं। सेक्शन ए के अंदर यानी खंड का, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड 1 से लेके 17 तक होंगे वो। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं इसके। एंड पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी जो प्लेट है, यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका में प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखेंगे तो बहुत सारी प्लेटें हैं जिसको टकराने से ही भूकंप आता है धरती के ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कई सारी प्लेटें देखने को मिलेगी। इसके अंदर बोला गया है मध्य अमेरिका, ठीक है, मध्यवर्ती अमेरिका हो गया, यानी आप देखेंगे अमेरिका यहाँ पे है और यहाँ पे महाद्वीप है, इसी के मध्य में देखेंगे आप तो उसके बारे में बोला गया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तो कौन सी प्लेट है? अरेबियन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, नजका प्लेट या कोकस प्लेट, ये आपका दिया हुआ है कोकोस प्लेट। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसके राइट आंसर को देखें तो आपका ऑप्शन जो घ है कोकोस प्लेट वो इसका राइट आंसर होगा। ये इसका जो मध्यवर्ती अमेरिका हो गया और प्रशांत महासागरीय प्लेट उसके बीच ये स्थित है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एंड उससे पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में भी देख ले तो ये इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट लिस्ट लाइज बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसका राइट आंसर जो है कोकोस प्लेट, जो ऑप्शन आपका डी रहेगा कोकोस प्लेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने जियोग्राफी के फाइनल एग्जाम की तैयारी को और हिस्ट्री के फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पर भी तैयारी करके अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं, जो कि हमने स्पेशली डिजाइन किए हैं आपकी फाइनल एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, खास करके जो आपका जियोग्राफी का सैंपल पेपर्स हमने डिज़ाइन किया है बच्चों, ये तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके डिज़ाइन किया है और इसके अंदर ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस हमने लिए हैं बच्चों, जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों? तो आज ही जियोग्राफी के और हिस्ट्री के सैंपल पेपर्स लीजिए और अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है? दोनों ही सब्जेक्ट के आपको 10-10 सैंपल पेपर का पीडीएफ देखने को मिलेगा विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है? और वैसे तो सैंपल पेपर का प्राइस यहाँ पर लगभग ₹199 है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो केवल और केवल ₹99 में एक सब्जेक्ट का 10 सैंपल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। सैंपल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, दोनों में से किसी एक पर आप कॉन्टैक्ट करके सैंपल पेपर्स को प्राप्त कर सकते हैं और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी में 4 चाँद लगा सकते हैं। ठीक है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर बोला गया है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मौसम तथा जलवायु के तत्वों के अध्ययन से संबंधित है। देखिए भूगोल के अंदर हम कई क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं जिसके अंदर आप भूगोल जैसे यहाँ पे बोला गया है मौसम और जलवायु का अध्ययन,
जल विज्ञान भी हम पढ़ते हैं इसके अंदर, भू आकृति विज्ञान भी पढ़ते, जलवायु विज्ञान हो गया, मृदा भूगोल हो गया, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम भूगोल के क्षेत्रों को पढ़ते हैं। इसमें बात की है मौसम और जलवायु के जो तत्व है उसका अध्ययन हम कौन से क्षेत्र के अंदर करते हैं। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ग आ जाएगा, जिसके अंदर जलवायु विज्ञान है। इसके अंदर हम मौसम और जलवायु के तत्वों का अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए, एंड उससे पहले हम इसे इंग्लिश में भी देख ले। तो ये बोला गया इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन, which of the following branch of geography is related to study of elements of weather and climate। तो ये आपके दिए हुए ऑप्शन, एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी, ऑप्शन जो सी होगा वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एंड तीसरे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इसके अंदर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं जो है भौम जल अपर्दन के लिए आवश्यक है। भौम जल अपर्दन होता है उसके लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक रहती है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए जैसे पारगम्य, कम सघन व अधिक रंध्र वाली चट्टानें, पारगम्य, कम सघन व कम रंध्र वाली चट्टानें, पारगम्य, अधिक सघन व अधिक रंध्र वाली जो है चट्टानें, या पारगम्य, कम सघन चट्टानें। तो ये दिए हुए, एंड भौम जल अगर हम देखें उसके अपर्दन में, तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा पारगम्य, कम सघन व अधिक रंध्र वाली जो चट्टानी होती है, ये इसके लिए आवश्यक दशाएं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो ऑप्शन का हो जाएगा भौम जल अपर्दन के लिए ये जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए, एंड इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये इंग्लिश मीडियम में बोला गया है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर ग्राउंड वाटर जो है इरोशन। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, एंड अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोला गया इसके अंदर, दक्षिणी चीन सागर, आपने देखा होगा चीन के जो है, अगर चीन के मैप को देखेंगे, जैसे भारत के मैप को देखेंगे, भारत के उत्तर की तरफ चीन आता है, ठीक है, यहाँ की तरफ आप नेपाल को पार करेंगे तो चीन स्टार्ट हो जाता है। दक्षिण चीन सागर में चक्रवात चक्रवात जो है उसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया। तो चीन के इस तरफ देखेंगे आप तो वहां पे आपको मिल जाएगा दक्षिणी चीन सागर। इसके अंदर देखिए तो ये किस नाम से जाना जाता है, हरिकेन से, टाइफून से, विली विली से, या तूफान से। ये आपके ऑप्शन दिए हुए, एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो दक्षिण चीन सागर में जो चक्रवात आता है उसको जाना जाता है टाइफून के नाम से। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफून। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उससे पहले इसे हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इन द साइक्लोन इन द साउथ चाइना सी इज नोन। तो ये आपके दिए हुए ऑप्शन, अगर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा टाइफून। ऑप्शन जो बी है वो इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ, एंड पांचवे के अंदर जो है आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जो है सौर मंडल की विशेषता है। तो आपने पढ़ा होगा सौर मंडल की विशेषताओं के बारे में पूछा गया, इनमें से कौन सी विशेषता है। तो ये आप सभी को ऑप्शन दिए हुए, एंड आपने देखा होगा हमारी जो धरती है उसके ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं, यानी जिस पे हम चल रहे धरती जमीन, उससे ऊपर देखें तो वायुमंडल है हमारा, एंड उसको कई भागों में बांटा गया, जैसे सोम मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, ठीक है, बाह्य मंडल हो गया। तो इनमें हमने बांट रखा है। इसके अंदर जो सोम मंडल है उसकी आपको विशेषता बतानी है, इनमें से कौन सा सही बताना है। जैसे ऊपरी संस्तर विषुवत वृत्त पर जो है अधिक मोटाई रहती है, ऊंचाई के साथ जो है तापमान में वृद्धि होती है। ऊपरी संस्तर विषुवत वृत्त पर कम मोटाई, ऊंचाई के साथ जो है तापमान में वृद्धि होती है। सबसे नीचे का स्तर रहता है विषुवत वृत्त पर अधिक मोटाई, ऊंचाई के साथ जो है तापमान में कमी होती है। एंड ये सबसे नीचे का संस्तर विषुवत वृत्त पर कम मोटाई, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। तो ये आपका दिया हुआ है, एंड अगर हम इसके आंसर्स को देखें, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन का, ये सबसे नीचे रहता है। अगर हम देखें धरती के सबसे पास रहता है ये सौरमंडल, सबसे नीचे का स्तर है ये, विषुवत वृत्त पर अधिक मोटाई रहती है इसकी, और ऊंचाई के साथ साथ जो है इसके तापमान में कमी देखने को मिलती है, यानी ऑप्शन जो ग है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये पांचवा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए, एंड इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन, जैसे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ जो है ट्रोपोस्फियर। ये आपके ऑप्शन दिए हुए, एंड इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो सी है लोअर मोस्ट लेयर, ग्रेट जो है थिकनेस एट इक्वेटर, टेम्परेचर डिक्रीज विद जो है हाइट। तो ये आपका ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है छठा। इसके अंदर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी जो है भू आकृति प्रक्रिया अनाच्छादित नहीं है। यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी जो भू आकृति प्रक्रिया है अनाच्छादित नहीं है। अपक्षय व पटल रूप जो है विरूपण। दूसरा बोला गया है पटल विरूपण व जो है ज्वालामुखीयता। बृहत संचलन व जो है पटल विरूपण या ज्वालामुखीयता व अपक्षय, ये आपके दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा पटल विरूपण व जलमुखीयता, ये जो है अनाच्छादित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन छठा। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमोग्राफिक मॉर्फिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर नोट जो है डेनुटेशनल, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर जो आपका निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा ये आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सातवां। एंड इसके अंदर जो बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि दिए गए जो पर्वत है, पर्वतीय वनों की वनस्पति को उत्तर से दक्षिण की ओर उचित क्रम में जो आपको लगाना है। दिए गए पर्वतीय वनों को, ये सारे पर्वतीय वन है, की वनस्पति को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए जैसे पाइन, ओक, स्प्रूस और चीड़। चीड़, ओक, चीड़, स्प्रूस, पाइन, चीड़, स्प्रूस, ओक, पाइन या ओक, चीड़, पाइन, स्प्रूस, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ये सातवां है आपका। एंड इसका हो जाएगा आपका ओक, चीड़, स्प्रूस और पाइन, ऑप्शन जो खा है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये कुछ इस तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर जो है इस क्रम में व्यवस्थित होगा। चलिए इसको हम इंग्लिश मीडियम में देख लें तो यहाँ पे बोला गया आपसे क्वेश्चन के अंदर अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जो है वेजिटेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फॉर द गिवन जो है माउंटेन फॉरेस्ट, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड इसके राइट आंसर को देखें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। सातवां हमारा कंप्लीट हो गया, आठवें की तरफ आते हैं। एंड इस क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है, इसमें भारत के निम्नलिखित राज्यों को मानसून निवर्तन क्रम के अनुसार जो आपको व्यवस्थित करना है। मानसून निवर्तन क्रम के अनुसार आपको इसे जो है व्यवस्थित करना है। जैसे राजस्थान दिया हुआ है, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा। सबसे पहले क्या आएगा, राजस्थान आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें इसमें क्या निकल कर आ जाएगा, फिर गुजरात आ जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका आ जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो आपका उड़ीसा आ जाएगा, आपका चौथा। एंड दूसरा सबसे लास्ट में, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले राजस्थान, आठवें का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन दिया होगा नीचे। एंड इसमें देखेंगे ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कुछ इस तरह से जो है निवर्तन क्रम के अनुसार ये लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। एंड उससे पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में देखें तो बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग, ये आपको बोला गया अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू जो है रिट्रेटिंग मॉनसून। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए ये आपका दिया हुआ है स्टेट। एंड इसको आपको करेक्ट ऑर्डर के अंदर आपको लगाना है। जैसे सबसे पहले राजस्थान होगा, फिर इसके बाद जो है गुजरात होगा, फिर उड़ीसा होगा, फिर तमिलनाडु होगा। यानी ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। मैं आपको नीचे की तरफ पूरे ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, चलिए हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके अंदर जो है आपके दो कथन दिए हुए हैं, जिसके अंदर बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन करें। हिमालयी नदियां बारहमासी है। ठीक है, एंड ये केवल वर्षण पर निर्भर करता है। तो ये आपके कथन दिए हुए दो, इसके अंदर विकल्प दिया हुआ है। तो क्या हिमालय नदियां बारहमासी होती, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आपका कथन दिया हुआ है, ये केवल वर्षण पर निर्भर करता है। तो ये दूसरा आपका कथन है। इसके अगर हम आंसर्स को देखें तो ये बारहमासी तो होती है, लेकिन ये केवल वर्षण के ऊपर निर्भर नहीं करती है। दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके ऑप्शन देखिए, केवल कथन पहला सही है। ये आपके ऑप्शंस रहेंगे, वैसे मैंने आपको राइट आंसर बता दिया। इसका राइट आंसर जो है पहला जो कथन है सिर्फ वही सही है, यानी केवल जो कथन ऑप्शन का होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लें। तो ये क्वेश्चन है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिमालयन रिवर्स आर जो है प्रीनियल, ये आपका दिया हुआ है। एंड यहाँ पे दे डिपेंड ओनली ऑन जो है प्रिसिप्शन, ये आपका दिया हुआ ऑप्शन देखिए तो ओनली स्टेटमेंट जो 1 है वही इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ये सही है। बाकी जो दूसरा दिया हुआ ये गलत है। तो ये आपको ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम 10वां। एंड 10वां क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से ही है, कथन और कारण दिया हुआ है आपका इसमें। बस कथन दिया हुआ है, पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। एंड कारण दिया, ये मैदान जो है जलमग्न है। तो ये आपका कथन और कारण दिया हुआ है। एंड अगर हम इसको देखें तो ये पश्चिमी जो तटीय मैदान अगर हम देखते हैं तो एक संकीर्ण पट्टी मात्र है, ये सही हो जाएगा। ये मैदान जो है जलमग्न है, ये भी सही हो जाएगा। एंड ये सही व्याख्या भी कर रहा है इसकी। तो आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए एंड इसके अंदर हम राइट आंसर की बात करें तो दोनों सही है, तथा जो दूसरा है कथन, जो दूसरा दिया हुआ वो कथन एक ही उचित व्याख्या करता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए हम, उससे पहले इसे हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अभिकथन स्टेटमेंट है एंड रीजंस है। जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ नैरो बेल्ट, एंड यहाँ पे रीजन दिया हुआ है दे आर समबर्ड प्लेन, ये आपका बताया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है एंड अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोथ बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन जो है करेक्टली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 11वें की तरफ। एंड ये भी कथन और कारण वाला दिया हुआ है आपका। एंड इसके अंदर बोला गया है कथन के अंदर, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में जो है मानसून विच्छेद होता है। कारण दिया उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या बढ़ जाती है, वह अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आता है। तो ये कथन है और ये कारण है, इसके विकल्प आपको नीचे दिए हुए हैं। अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो इसका राइट आंसर जो है निकल कर आ जाएगा, केवल जो कथन कहा गया है सिर्फ यही सही है, बाकी ये जो है दूसरा वाला गलत है। आपको अगर ढूंढना है इसके अंदर तो ये आप सभी के ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसके अंदर जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन का निकल कर आ जाएगा, जिसमें केवल कथन सही है कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। एंड उससे पहले इसे इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, स्टेटमेंट एंड रीजन दिया हुआ है आपका। एंड इसके अंदर बोला गया है देयर इज ब्रेक इन मानसून इन नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। रीजन दिया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल जो है साइक्लोन्स इंक्रीजेस एंड पोजीशन ऑफ आईटी सी जेड चेंजेस। ये आपके नीचे ऑप्शन दिए हुए एंड राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओनली स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वही सही है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ आए। इसके अंदर बोला गया है इनमें से कौन सा जो मिलान है वो गलत मिला हुआ है, आपको बताना है। तो भारत के राज्य और राजधानी लिखे हुए जैसे देखे, उड़ीसा का भुवनेश्वर ये सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का रांची ये गलत हो जाएगा, नागालैंड का कोहिमा सही हो जाएगा एंड अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का रांची नहीं है, आपको मुझे कमेंट में एक बार बताना है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर आना ही आना चाहिए अगर आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले राज्य और राजधानी आपको जो है ज्योग्राफी के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका मैप हो गया, भारत का मैप हो गया, ठीक है, वर्ल्ड का मैप हो गया। एंड ये राज्य राजधानी तो आपको जो है बहुत पहले ही पढ़ा दिया जाता है, पता होनी चाहिए कौन सी राज्य की किस क्या राजधानी है। चलिए इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, सेम वैसा ही होगा ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच जो है इनकरेक्टली, तो ये आपके ऑफ स्टेट एंड कैपिटल दिया हुआ है। उड़ीसा का भुवनेश्वर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का रांची नहीं होगा, ठीक है, नागालैंड का कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। जो दूसरा है बी, आप मुझे कमेंट में बताइए छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। एंड अगला भी क्वेश्चन जो है इसी तरह है, बस इसके अंदर आपको पूछा गया है कि कौन सा जो मिलान है वो सही है। तो ये वनों के प्रकार दिए हुए एंड ये वनस्पति दिया हुआ है। तो आर्द्र पर्णपाती वन जिसके अंदर शीशम आएगा, कांटेदार वन देखे तो महुआ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार देखिए अगर वन तो ये खैर आएगा, यहाँ पे जो है ये वन इधर आएगा, ठीक है। एंड पर्वतीय वन तो महोगनी ये दिया हुआ है। एंड इसके अंदर सही मिलान कौन सा है अगर हम देखें, और जो वनों के प्रकार है उसके अंदर जो आर्द्र पर्णपाती वन है उसका जो शीशम वनस्पति है ये सही मैच है, ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में भी देखें, इंग्लिश मीडियम में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड करेक्टली, तो ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है एंड यहाँ पे वेजिटेशन है। अगर आप इसके देखिए राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, इसका जो ऑप्शन ए होगा वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, पहला ही मैच जो है वो सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। एंड इसके अंदर पूछा गया है कि भारत के प्रमुख जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है जहाँ पे मतलब बाढ़ आता है उसमें आपको बताना है कौन सा है वो, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। अगर हम देखें तो प्रमुख बोला गया, प्रमुख बाढ़ ग्रस्त, ऐसा नहीं है कि
इनमें से ऐसे स्टेट भी है जिनमें बाढ़ आता है लेकिन वो लिया नहीं गया, ऐसा नहीं है। आपको प्रमुख बताना है जहाँ पे सबसे ज्यादा आता है। तो निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख बाढ़ग्रस्त राज्य है? अगर हम इसके आंसर को देखें तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, एंड असम हो गया, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये आपके प्रमुख क्षेत्र है भारत के या राज्य के लिए आप इसे, जहाँ पे बाढ़ आता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, एंड अगला, उससे पहले इसे इंग्लिश मीडियम में देख ले। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है इंग्लिश में, विच द फॉलोइंग आर हाई फ्लड प्रोन स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, एंड इसके राइट आंसर की बात करें हम, इसका राइट आंसर असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 के लिए इन्होंने एक अनुच्छेद दिया है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें से आपको पढ़ के आंसर देने हैं। तो ये आपका अनुच्छेद है, आप इसे देख सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे हम, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इस पैसेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये दिया है, निम्नलिखित में से भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो अगर हम देखें भूकंप किस प्रकार की आपदा है, तो आपको क्या करना है, इसके आंसर्स को देखने के लिए आप जा सकते हैं पैसेज के अंदर, एंड जो आपका दिया हुआ ये स्रोत, ठीक है, अनुच्छेद दिया हुआ है, इसमें ही मिल जाएगा आपको आंसर इसका। भूकंप सबसे ज्यादा जो है अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक जो है प्राकृतिक आपदा है। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया अपूर्व सूचनीय, यानी अपूर्व सूचनीय का मतलब है कि हमें पहले सूचना ही नहीं होती है भूकंप में। तो ये इसका अगर हम देखें तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शंस, एंड इस ऑप्शंस को देखें तो ये आपका का, खा, गा और घा दिया हुआ है। इसके राइट आंसर की बात करें हम, इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा अपूर्व सूचनीय व विध्वंसक जो है प्राकृतिक आपदा। ठीक है, यहाँ पे पूर्व सूचनीय है इसलिए ये नहीं हो सकता, ये अपूर्व सूचनीय व अविध्वंसक है, अविध्वंसक लिखा हुआ है, और अप्राकृतिक लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है तो ये ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए हम, एंड सबसे पहले हम इसे हिंदी में कर रहे पूरा अनुच्छेद को, फिर इंग्लिश में भी करेंगे। तो ये आपका जो है दिया हुआ है 16वां क्वेश्चन, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से भूकंप की उत्पत्ति का जो है मुख्य कारक कौन सा है? भूस्खलन, विवर्तनिकी, ज्वालामुखी विस्फोट या जमीन का अवतरण। भूकंप जो आता है उसकी उत्पत्ति का सबसे मेन रीजन क्या है? ये आपके ऑप्शन दिए हुए, एंड अगर हम अनुच्छेद की तरफ चले तो उसमें हम ढूंढेंगे इसके आंसर को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका लिखा हुआ है भूकंपों की उत्पत्ति जो है विवर्तनिकी इससे संबंधित है। तो विवर्तनिकी ऑप्शन जो है आपका अगर दिया हुआ है तो ये राइट आंसर होगा, एंड आपका ऑप्शन दिया भी हुआ है 16वें का। अगर हम देखें ख में ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन, एंड इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, विवर्तनिकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 17वां, एंड इसके अंदर बोला गया है निम्नलिखित में से जो है कौन से क्षेत्र हिमालय की चाप के भूकंप सुवेद क्षेत्र से संबंधित सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र हिमालय चाप के भूकंप सुवेद क्षेत्र से सम्मिलित है? तो जम्मू एवं कश्मीर यहाँ पे बोला गया, यानी जम्मू कश्मीर व असम, हिमाचल प्रदेश व ओडिशा, सिक्किम व उत्तर प्रदेश, या त्रिपुरा व ओडिशा। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर व असम ऑप्शन का राइट आंसर आ जाएगा, एंड ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पेपर। पेपर कह रहा हूँ, मतलब ये आपका 17 तक यानी सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप आएंगे इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में ये आपका पैसेज दिया हुआ है या पैराग्राफ इसे कह ले आप, इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस पूछे गए इंग्लिश का। जो इंग्लिश मीडियम है मैं इसको बिल्कुल सेपरेट ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो 15वें में अगर हम देखें, 15वें में पूछा गया था विच टाइप ऑफ फॉलोइंग डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जो आपका अनप्रेडिक्टेबल होता है ये, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए, तो अगला क्वेश्चन है 16वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। ये क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, एंड राइट आंसर हम देखें तो ऑप्शन जो बी है टेक्टोनिक, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले हम इसके, यानी 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये बोला गया है इसके अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर इंक्लूडेड इन जो है वल्नरेबल जोन्स ऑफ अर्थक्वेक अलोंग द हिमालयन अर्थ। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, एंड इसके राइट आंसर की बात करें हम, तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर एंड आसाम जो दिया हुआ है ऑप्शन ए आ जाएगा, एंड ये आपका पूरा जो है सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर टोटल 17 आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, या आप सेक्शन ए के लिए कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, एंड इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे आपके सोर्स बेस्ड वाले होंगे। 18वां और 19वां क्वेश्चन इसके अंदर होगा,
एंड ये 3-3 नंबर के होंगे, यानी 3 नंबर का 18वां और 3 नंबर का 19वां स्रोत आधारित प्रश्न रहेंगे। जैसे आपने 15वां देखा ना, 15, 16, 17 के लिए एक आपका पैराग्राफ सा दिया हुआ था, उसी तरह से ये भी है। एंड इसके अंदर आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते, बाकी आप क्वेश्चंस पे आएँगे तो आपके लिए टाइम बचेगा। बाकी यहाँ पे दिया हुआ अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी ITC और जेड, ये जो है एक जलवायु का प्रकार है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये आपका एक्सप्लेन किया पैराग्राफ में दिया हुआ है इसके बारे में। एंड इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएँगे, तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलें। मैंने आंसर भी इसी के सामने लिख दिया, बाकी मैं आंसर आपको ढूँढ के भी दिखाऊँगा पैराग्राफ में। इसमें बोला गया है पहले में अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका विषुवत वृत्त पे पाया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो है 40 से 60 डिग्री जो है पूर्व देशांतरों के बीच जो है विषुवत वृत्त को क्यों पार कर जाती है? तो ये आपको बताना है ITCZ के जो है उत्तर की ओर खिसकने के कारण। एंड तीसरा बोला गया है शीत ऋतु में ITCZ किस दिशा की ओर खिसक जाता है? तो दक्षिण की ओर। एंड इस सभी के आंसर आपको इस पैसेज में जो ऊपर दिया हुआ है इसके अंदर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार ढूंढ के दिखा दूं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विषुवत वृत्त पर जो है, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा पहले का विषुवत वृत्त पर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायु दाब वाला जो है क्षेत्र है। तो पहला आपका विषुवत क्षेत्र हो गया 40 से, देखिए यहाँ पे तो ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच जो है विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। तो ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। एंड तीसरे का देखें तो इसका राइट आंसर जो है दक्षिण की ओर खिसक जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण की ओर खिसक जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे का। तो ये पैसेज वाला क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी आपका जो स्रोत वाला क्वेश्चन है, तीनों के मैंने आपको ढूंढ के दिखा दिए। इंग्लिश मीडियम में देखिए हम 18वें क्वेश्चन को रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड आंसर द क्वेश्चन, तो ये आपका दिया हुआ है ITCZ। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आप पढ़े ना, क्योंकि इससे आपका जो है टाइम ही वेस्ट होगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आए। बाकी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं आप। चलिए नीचे की तरफ आएंगे तो वही हिंदी मीडियम में जो हमने बताया आपको वो इंग्लिश मीडियम में है। जैसे वेयर डज इंटर जो है ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एग्जिस्ट, तो यहाँ पे इक्वेटर आ जाएगा। वाई द ट्रेड वाइंड्स ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर क्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री ईस्ट एंड जो है 60 डिग्री ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूड्स, तो ये आपका दिया हुआ आंसर, आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड तीसरा जो है पूछा गया था आपका इसके अंदर, एक बार तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। तीसरे में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन डज जो है ITCZ मूव्स इन विंटर सीजन, यहाँ पे बोला गया तो साउथ टुवर्ड्स साउथ, दक्षिण की ओर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगले क्वेश्चन में जो है आपका कुछ इस तरह से चित्र दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ये भी आपका स्रोत आधारित ही प्रश्न है। एंड इसके अंदर आप देखेंगे तो ये आपका चित्र दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये 3-3 नंबर का है, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आइए हम एक बार क्वेश्चन की तरफ आए। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इसके अंदर बोला गया है उपयुक्त जो चित्र है आपको उसकी पहचान करनी है और उसका नाम लिखना है। तो ये है आपका जलोढ़ पंख। उपयुक्त स्थलाकृति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो गिरिपथ व मंद ढाल वाले जो है मैदानों में ये पाई जाती है। ये स्थलाकृति किस आकार में बनती है? तो शंकु आकार, जैसे आप देखेंगे शंकु का आकार कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस आकार में जो है ये बनती है। तो ये आप इसे देख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। बाकी आप चित्र देख सकते हैं, ये मैं आपको एक बार चित्र भी दिखा देता हूँ, ये इसका चित्र था। ठीक है, ये चित्र आप इसे देख रहे हैं, कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे बना रहता है ये। ठीक है, कुछ इस तरह शंकु के आकार का कह सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। एंड आगे चलिए हम इसी को इंग्लिश मीडियम में भी देख लें। इंग्लिश मीडियम में ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, डायग्राम भी आप इसे देख सकते हैं। इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है जैसे कि आइडेंटिफाई द अबव डायग्राम एंड राइट द नेम, तो यहाँ पे एलुवियल फैन आपका आ जाएगा। इन विच एरियाज द अबव मेंशन्ड लैंडफॉर्म इज जो है फाउंड, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। एंड विच शेप इज जो है लैंडफॉर्म इज फाउंड, तो यहाँ पे कॉनिकल जो है शेप, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है एंड इसके अंदर जो रहेगा सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। आपका खंड ग दिया हुआ है एंड सभी 3-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आइए पहले क्वेश्चन, इसके हम 20वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इससे पहले जो भी क्वेश्चन थे हमने 18 और 19 तक हमने सेक्शन बी में डिस्कस किया था, वो पार्ट 1 वाली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ आते। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उसकी किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा गया है।
वैसे मैंने यहाँ पे कई सारी विशेषताएं आपके लिए लिखी है, बाकी आप इनमें से कोई 3 आप बता सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है, वो इसके अंदर जो है इनमें वाताग्र प्रणालियाँ स्पष्ट नहीं होती है, केवल ये समुद्रों के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। स्थलीय भागों में अगर ये पहुँचते तो वहाँ जाकर ये नष्ट हो जाते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इनमें जो पवनों का वेग होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, यानी तीव्र होता है और विनाशकारी होते हैं ये, एंड ये पूरब से लेकर पश्चिम की दिशा की ओर चलते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं आप देख लिए होंगे, जैसे ये पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, स्थलीय भागों पर ये पहुंचते ही जो है ये खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और ये केवल समुद्रों में ही उत्पन्न होते हैं। तो आप ऐसे इजी इजी 3 पॉइंट आपको लिखने हैं इस क्वेश्चन में। तो ये 3 नंबर का पहला क्वेश्चन था 20वां। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले, एंड सेम इसको हमने इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे डिफाइन किया है, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ जो है ट्रॉपिकल जो है क्लाइमेट, ये आपका दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसका आंसर। इंग्लिश मीडियम में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर जो है शो कर दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका आंसर आपको पढ़ लेना है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके पॉइंट को, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट दिए हुए, इसको आप पढ़ लेना। और इसके अंदर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर जो 20वां है, उसके अंदर और भी रहेगा आपका, यानी दोनों में से कोई एक करना होगा आपका। तो ये इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, वायुमंडल के गर्म होने में चालन प्रक्रिया की आपको व्याख्या करनी है। जो वायुमंडल होता है हमारा गर्म होता है, तो उसमें चालन प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है, व्याख्या। अगर हम देखें चालन प्रक्रिया की अगर हम वर्णन करें, तो वायुमंडल में निचली परतों को गर्म करने में चालन जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वायुमंडल देखेंगे हमारे धरती के ऊपर जो वायुमंडल है, सबसे निचली परत अगर हम देखें तो उसको गर्म करने में चालन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी जो है गर्म हो जाती है। चालन तभी होता है जब आसमान जो है, आसमान का जो ताप होता है, यानी एक तरह से जो है तापमान हो गया वाले दो पिंड एक दूसरे से जो है आपस में आकर जो है एक तरह से संपर्क करते हैं, तब ये होता है। एंड चौथा पॉइंट है, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की और ऊर्जा का प्रवाह चलता है, तथा ये प्रवाह तब तक चलता है जब तक कि दोनों पिंडों का तापमान क्या है, समान नहीं हो जाता। तो ये चालन की व्याख्या आप समझ गए होंगे। एंड सेम आपका जो है ये इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन कराया गया, एंड यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आपका क्वेश्चन है, एलुसिडेट द प्रोसेस ऑफ कंडीशन इन हीटिंग द एटमोस्फेयर, ये आप पढ़ सकते हैं। जो भी दिया हुआ आंसर, इसके ये पॉइंट है, एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ये इंग्लिश मीडियम में आप इसे पढ़ना चाहे वीडियो को रोक के तो पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 21वां, एंड 21वें के अंदर क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है, भूमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारणों को प्रमाणित कीजिए। जो भूमंडलीय ऊष्मन होता है, ठीक है, तो उसके लिए मानवीय कारण क्या क्या होते हैं। अगर हम देखें, जीवाश्म ईंधन का दोहन जैसे कि कोयला और तेल का हम यूज करते हैं, तो क्या होता है, उस जो भूमंडलीय ऊष्मन होता है वो एक कारण है इसके लिए, ठीक है। भूमंडलीय ऊष्मन का एक कारण क्या हो गया, जीवाश्म जो ईंधन होते हैं उसका दहन, भूमि उपयोग परिवर्तन, वनोन्मूलन हो गया, औद्योगिक इकाइयों का बढ़ना, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि। ये सभी मानवीय कारण है जिससे भूमंडलीय ऊष्मन है वो उसके लिए उत्तरदायी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए, एंड उससे पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में देखें। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सब सबस्टेंटेड द ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन कोशेस फॉर ग्लोबल वार्मिंग अगर देखें तो ये आप देख सकते हैं, जब हम कोयला या आपका जो है ऑयल हो गया, ऑयल या ऑयल, इसका जब हम यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंबशन ऑफ फोसिल्स फ्यूल्स हो गया आपका, लैंड यूज चेंज, डिफोरेशन, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गया, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये आपके पॉइंट होंगे। कोई 3 आपको पॉइंट लिखने हैं, आपको ध्यान देना है, ये वैसे मैंने आपको ज्यादा ज्यादा करके बता रखे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां। इसके अंदर बोला गया है, लघु हिमालय की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो लघु हिमालय की विशेषताएं देखिए हम, ऊंचाई इसकी देखिए तो 1000 से 2000 मीटर तक रहती है ये इसकी ऊंचाई, इसकी ये हाइट है। ब्रिटिश प्रशासन के लिए आकर्षण का केंद्र रहा ये हमेशा से। पहाड़ियों पर पर्यटक केंद्रों जैसे कि धर्मशाला, मसूरी, शिमला और जो है कासोली आदि का विकास अगर हम देखें तो वो इसी क्षेत्र में हुआ है, लघु हिमालय के अंदर ही हुआ है। 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृति शिवालिक तथा दून है यहाँ पे, तो ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं लघु हिमालय की विशेषताओं में। चलिए आगे की तरफ आते हैं हम, इसको इंग्लिश मीडियम में भी देखें। तो यहाँ पे बोला गया इंग्लिश मीडियम में, मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है लेजर हिमालयस। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है आपका इंग्लिश मीडियम में, जैसे एल्टीट्यूड दिया हुआ है 1000 टू 2000 मीटर यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। और भी पॉइंट्स है इसके, आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में है ये आप। चलिए 22वां क्वेश्चन हो गया आपका। आगे हम आते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें बोला गया है सूखे से निपटने के लिए दूरगामी जो कदम है उसको उठाना चाहिए, किन्हीं 3 कदमों का विश्लेषण कीजिए। तो अगर हम सूखा देखिए, सूखा होता क्या है, जब जो है एक तरह से अ, जैसे गर्मी ज्यादा होती है जिसकी वजह से सूखा होता है, पानी की कमी होती है, ठीक है, इसमें फसलें बर्बाद होती है, बहुत सारे इसके प्रभाव पड़ते हैं। अगर आप देखिए सूखे से निपटने के लिए दूरगामी प्रभाव, यानी दूरगामी का मतलब है ऐसे पर अगर हमें सूखे से निपटना है तो हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी कि उसका लंबा असर पड़े। जैसे भूमिगत जल के जो भंडारण का पता लगाना, जल अधिक्य क्षेत्रों से कम जैसे जहाँ पे जल ज्यादा है उस क्षेत्रों से जो है कम जल वाले क्षेत्रों में पानी को पहुंचाना, नदियों को जोड़ना व बांध तथा जलाशयों का निर्माण करना भी हो सकता है इसमें। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार करना और वर्षा जल संग्रहण संग्रहण ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में अगर हम देखें तो आपका जो है बैंगलोर शहर है जो तीसरी सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है बैंगलोर, उसके अंदर सूखा पड़ा है। अगर आप देखें पानी की बहुत किल्लत हुई है, वहां पे पानी है ही नहीं, ठीक है, वहां पे बहुत सारे आप जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, जैसे पानी आप जो है स्विमिंग पूल में जो है नहीं डाल सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। आप पानी अगर आप वहां पे पानी के रेट देखेंगे तो बहुत ज्यादा हाई हो गए, जो पानी वाले टैंकर होते हैं उसकी कमी हो रही है और बहुत ज्यादा ही खराब स्थिति है वहां पे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो है सूखे से रिलेटेड आपका जो है इंसिडेंट हुआ है, तो इसको आप जरूर अच्छे से करके जाना। ये क्वेश्चन आपसे बड़े में भी पूछा जा सकता है एंड छोटे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो सूखे से निपटने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वर्षा जो होती है उसको हमें जो है वर्षा के पानी को जो है हमें इकट्ठा करना चाहिए, ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। नदियां है तो नदियों को जोड़ सकते हैं हम, 2 नदियां तो उसको आपस में जोड़ देंगे तो, तथा बांध भी बना सकते हैं हम और जलाशयों का निर्माण भी कर सकते हैं। सूखा प्रतिरोधी जो फसलें हैं उसके बारे में हम प्रचार कर सकते हैं, ऐसी फसलें जो सूखी जगह पे हो सकती है, ठीक है, ये हो सकता है आपका। चलिए आगे की तरफ चले, हम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। लॉन्ग टर्म मेजर्स मस्ट बी टेकन टू डील विद जो है ड्राउट, एनालाइज एनी 3 मेजर्स, तो यहाँ पे आपके दिए हुए आप इन्हें पढ़ सकते हैं, 3 बोला गया है एंड इसके अंदर मैंने आपके 5 बताए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्योंकि हाल ही में इंसिडेंट हुआ है, आप इसे जरूर तैयार करके जाए। चलिए इसी के अंदर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए, इसके अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया बाढ़ की जो स्थिति है उससे निपटने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की विवेचना करें। बाढ़ आती है तो क्यों आती है, अचानक से पानी छोड़ा जाता है, जब पानी अचानक से आता है तो वो जो उसका रास्ता होता है वो टूट जाता है, कई रास्तों से फिर वो गुजरने लग जाता है, यानी वो क्या है सड़कों पे या कह ले आप जो उसका वे चल रहा है नदियों का वो रुख दूसरा कर लेता है एंड इसकी वजह से दूसरे शहरों के अंदर घुस जाता है वो। गांव देहात में ऐसा बहुत होता है। तो बाढ़ से निपटने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए पानी जो अचानक से आता है ना उसके लिए हम बीच बीच में जो है बांध बना सकते हैं कि पानी आ रहा है तो उसको बांध रोक सकता है और वो धीरे धीरे जो है छोड़ सकता है। यानी बाढ़ प्रभावित प्रभावित क्षेत्रों को हमें तटबंध करना, तटबंध करने का बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये तट होते हैं उसको हम घेर सकते हैं, नदियों पर हम बांध बना सकते हैं, वनीकरण को हम बढ़ावा दे सकते हैं, बाढ़ लाने वाली जो नदियां हैं के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। और भी इसके और चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि बताया गया बाढ़ के जो मैदान होते हैं उसमें जनसंख्या जमाव पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। जैसे बाढ़ का जो मैदान है क्योंकि हमें इससे बहुत सारे बाढ़ की स्थिति जो होती है हमारे लिए खराब स्थिति रहती है, जब बाढ़ आता है तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है तो वहाँ पे जो जनसंख्या है वो उसके आसपास निवास ना करती हो या बहुत ज्यादा जनसंख्या जो है उस क्षेत्र में निवास ना करती हो। और भी चीजें कर सकते हैं जैसे कि अगर हम देखें नदी है, नदी में पानी बहुत ज्यादा और उसकी वजह से ही बांध आता है, तो हम नदियों को क्या है दूसरी नदियों से जोड़ सकते हैं, तो इसके जो पानी अचानक से आता है वो दूसरे रास्ते जा सकता है एंड दूसरी नदियों में मिल सकता है। इसके भी बहुत सारे लाभ होते हैं अगर हम उसे अटैच कर देते हैं दूसरी नदियों के साथ। तो ये रीजंस आप लिख सकते हैं एंड ये चीजें हम कर सकते हैं बाढ़ के जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए। चलिए इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में देखें। डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू डील विद द फ्लड सिचुएशन, ये आपका दिया हुआ है स्टेप टेकन टू डील विद फ्लड्स, तो ये आपके पॉइंट है, 5 पॉइंट दिए हुए एंड 3 नंबर के ये सभी क्वेश्चंस आपके जो है हो जाएंगे कंप्लीट। सभी में तो आपको 3-3 पॉइंट ही लिखने, अगर किसी बच्चे को 4 भी आता है बिल्कुल एक्यूरेट है कि उसको बिल्कुल सही से आता है तभी लिखना है आपको ज्यादा, वरना नहीं लिखना है। चलिए ये आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा जिसके अंदर 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। आगे की तरफ हम चलते हैं सेक्शन डी की तरफ एंड इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इसके अंदर। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के लिए सुझाए गए तरीकों की व्याख्या करना। देखिए
विश्व के अंदर जो है बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है एंड जैव विविधता पाई जाती है विश्व के अंदर। तो उसको किस प्रकार जो है संरक्षण यानी बचाव किए जाए, इसके लिए क्या-क्या चीजें की गई है। तो अगर हम देखें संकटापन प्रजातियां, जैसे प्रजातियों की हम 3 श्रेणी रखते हैं। संकटापन हो गया, ठीक है? एक होता है जो एक लुप्त होने वाली के कगार पे होती है, एक लुप्त हो गई है और एक जिसको सुरक्षित नहीं किया गया तो वो भी लुप्त हो जाएगी। तो ऐसी हमने संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए हमें। जो लुप्त होने वाले हैं, ऐसी प्रजातियाँ कौन-कौन सी हो सकती है? जैसे आजकल आप देखेंगे तो हमें, वैसे दिल्ली जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे हमें पक्षियाँ नहीं दिखती है और ऐसे-ऐसे अगर हम इसे संरक्षण नहीं करेंगे इसका, तो ये धीरे-धीरे जो है खत्म होती जाएगी। ठीक है? कई सारी पक्षियाँ बाकी कई देशों में मिलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे नहीं मिलता है, देखने को भी नहीं मिलता। हमें पहले चिड़िया, कौवा ये सारी चीज़ें हमें जो है पक्षियाँ देखने को मिलती थी, अब नहीं मिलती है। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजना व प्रबंधन अपेक्षित है। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधे हो गए। जैसे देखेंगे हम जो जानवर होते हैं ज़्यादातर, वो क्या है चारे जो है आजकल जो खेती की जाती है उसमें चारे की बहुत कमी देखने को मिलती है हमें। कोई जल्दी करता नहीं चारा, क्योंकि पशुपालन जो है अब कम होता जा रहा है। पशुओं को पालना जिससे अर्निंग की जाती है, एक तरीका है जिससे आप पशुओं को पाल के जो है उससे अर्निंग कर सकते हैं। एक कार्य, एक तरह से काम है ये आपका पशुपालन। जैसे खेती है उसी में पशुपालन भी आता है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये कम होता जा रहा है। जैसे चारे की किस्में की पौधे हमें लगाने चाहिए, ठीक है? इमारती लकड़ी के पेड़ जो है पशुधन, जंतु व वन्य प्रजातियों की किस्मों को हमें जो है संरक्षित करना चाहिए। ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। आपको तरीके सुझाने थे और क्या कर सकते हैं हम? आइए और पॉइंट देख लेते हैं। प्रत्येक देश को जो है वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को जो है सुनिश्चित करना चाहिए। प्रजातियों के पलने, बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान जो है सुरक्षित व संरक्षित हो। वन्य जीवों व पौधों को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है नियमित अनुरूप हो, नियमों के अनुरूप होने चाहिए। जो भी हम वन्य जीव हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते या पौधे हो गए, तो इसका जो है नियम के अनुसार होना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता के जो संरक्षण है यानी बचाव है, उसको उसके लिए क्या-क्या तरीके सुझाए जा सकते हैं। तो ये आपके 6 पॉइंट हैं। चलिए, इसे इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में बोला गया है, डिस्क्राइब द मेजर्स सजेस्टेड इन वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ इसका आंसर। तो ये आपके जो है 6 पॉइंट होंगे जो आपको लिखने होंगे। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25 एंड इसके अंदर जो बोला गया है, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों की आपको परख करनी है। यानी आपको बताना है कौन-कौन से कारक जो है महासागर की जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। अगर हम पहला देखें, महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण व वर्षण पर निर्भर करती है। यानी वाष्पीकरण और वर्षण इसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट, तटीय क्षेत्रों में सतह की जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए जो है ताजे जल से प्रभावित होती है। नदियों के द्वारा लाया जाने वाला जो जल होता है, ताजा जल, उससे भी प्रभावित होती है लवणता। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने व पिघलने की क्रिया से जो है लवणता प्रभावित होती है। तो अगर आप देखेंगे बर्फ का पिघलना व जमना, इसका भी एक रीजन है। ये भी एक रीजन है जिसके कारण जो है महासागरीय जल की लवणता प्रभावित होती है। आगे अगर हम आए अगले पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पे बोला गया है पवन भी जो है जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है स्थानांतरित करके जो है लवणता को प्रभावित करते। महासागरीय धाराएं हो गई, ये भी लवणता में जो है भिन्नता उत्पन्न करते हैं। और तापमान इंपॉर्टेंट है, तापमान और घनत्व ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके जो जो आपका जो है तापमान में घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की जो है लवणता को प्रभावित करता है। तो ये आपका छठा पॉइंट होगा इसके अंदर। एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे जो महासागरीय जल होता है उसकी जो लवणता होती है उसको कौन-कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, जैसे वाष्पीकरण और वर्षण हो गया, नदियों द्वारा जो है लाया जाने वाला ताजा जल हो गया, बर्फ के जमने व पिघलने की प्रक्रिया हो गया। जब पवन भी जो है जल को प्रभावित करता है, जब वो दूसरे क्षेत्र में जो है ले जाता है एक क्षेत्र से दूसरी जगह जल को पवनों के द्वारा। महासागरीय धाराएँ लवणता में विभिन्नता उत्पन्न करती हैं और तापमान व घनत्व भी जो है किसी भी क्षेत्र में जो है अगर देखें किसी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए इस क्वेश्चन को, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम है। एग्जामिन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ जो है ओशन वाटर। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसके आंसर इंग्लिश मीडियम में। ये आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये आपके इसके अंदर भी जो है आपके 6 पॉइंट है एंड इनमें से कोई 5 ही पॉइंट आपको लिखना है, बाकी एक-एक करके मैंने ज़्यादा बता दिया। आप इनमें से किसी 5 पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी के अंदर आपका जो है अथवा भी रहेगा एंड अथवे के अंदर जो है पूछा गया है
महासागरीय धाराएं क्या है? महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक बलों का उल्लेख करना है। महासागरीय धाराएं होती क्या है? तो महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान ये निश्चित मार्ग व दिशा में चल के नियमित प्रभाव को दर्शाते हैं। अगर हम इसके महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक बल को देखें तो ये है कौन कौन से हैं? जैसे सौर ऊर्जा से जल का जो है गर्म हो जाना, ये इसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा से जो है जल का गर्म हो जाना, वायु हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया और कोरियोलिस बल हो गया। तो ये आपको पॉइंट जो है एक्सप्लेन करने, इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया, आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक बलों का उल्लेख करना था आपको, तो ये आ जाएंगे इसके अंदर। चलिए इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देख ले इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट आर ओशन करंट्स। ठीक है, मेंशन द प्राइमरी जो है फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग ओशन करंट्स। तो ये आपका दिया हुआ है, आप इसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन पूछा गया संघनन क्या है और ओस बनने हेतु जो है आवश्यक दशाएं क्या क्या होती है। तो संघनन होता क्या है? देखिए जल वाष्प का जो है जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। जल वाष्प जो रहते हो उसका जो है जल के रूप में, अगर आप देखते होंगे ठंड के अंदर जो है बहुत सारे धुंध आती है, एक तरह से वो क्या है? जल वाष्प। एंड जैसे आप ये भी देख सकते हैं जल वाष्प होता क्या है? जैसे आप आपके घर खाना बनता है एंड उसमें से निकलने वाला, जैसे चावल बन रहा हो उसमें से भाप निकलता है, वो जल वाष्प ही है। एंड जब वो जल के रूप में बदल जाता है तो उसे संघनन कहते हैं। जैसे आप प्लेट जो है, अगर कोई खाना बन रहा है, ठीक है, गैस पे रखा हुआ, चूल्हे पे रखा हुआ है एंड वो खाना बन रहा है, उसके ऊपर प्लेट से अगर आप ढक देते हैं ना, तो वाष्प जो है ऊपर जाता है। ठीक है, एंड जाके यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके अंदर जो है पानी, जो प्लेट जो ढक रखा होता है उसके पीछे पानी पानी सा जो है हो जाता है, वही क्या है? जल के रूप में बन जाता है, तो उसे ही संघनन कहा जाता है। ओस जो बनता है उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? ओस के लिए साफ आकाश होना जरूरी है, शांत हवा जो होना जरूरी है, उच्च सापेक्ष आर्द्रता, ठंडी व लंबी रातें व कोसांक जमाव बिंदु से ऊपर होना चाहिए। तो ये देखिए, ये आवश्यक जो है, आवश्यक दशाएं दी हुई है जिससे जो है जो आपका ओस बनता है उसके लिए है ये, कि इन कारणों से जो है ओस बनता है, कि इन कारणों से कह ले या ये सिचुएशन होगी तो ओस बन सकता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है व्हाट इज कंडेंसेशन, डिस्क्राइब द आइडियल कंडीशंस फॉर ड्रू फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आंसर दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में। एंड क्या क्या चीजें जो है नेसेसरी है, जैसे क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लाम वाइंड होना चाहिए, हाई रिलेटिव जो है ह्यूमिडिटी होना चाहिए, ये आपके पॉइंट है जो नेसेसरी है बनने के लिए ड्यू इन्फॉर्मेशन के। एंड यहाँ पे फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट, तो ये आपके इंग्लिश मीडियम में आंसर हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर है 27वां। एंड इस क्वेश्चन में बोला गया है वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारणों को जो है कारणों सही जो आपको स्पष्ट करना है। अगर हम देखें वन्य जो प्राणी है, यानी वन के अंदर रहने वाले जो जानवर है, प्राणी है, उसकी कमी क्यों हो रही है, उसकी संख्या जो है कम क्यों हो रही है, क्या क्या रीजन है? तो औद्योगिक व तकनीकी विकास के कारणों जो है वनों का दोहन गति जो है वो तेजी से हो रहा है, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं वन जो है खत्म होते जा रहे हैं। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खद्यानों, जलाशयों इत्यादि के लिए जमीन से जो है वनों को साफ किया जा रहा है। खेती के लिए हो गया, मानव बस्ती के लिए हो गया, यानी रहने के लिए सड़कें बनानी है तो उसमें भी जो है कोई जंगल रहता है तो उसे हटा दिया जाता है, खद्यान हो गया, जलाशय हो गया, इनके लिए जो है जमीन को साफ कर दिया जाता है, तो एक कारण ये भी है। तीसरा पॉइंट देखें हम तो स्थानीय लोगों ने जो है चारे, ईंधन व इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और दबाव बनाया, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वन्य प्राणी यानी वन में रहने वाले जो जीव है वो खत्म होते जा रहे हैं। आगे की तरफ आए हम तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट, जिसमें बोला गया है पालतू पशुओं के लिए जो है नए चारागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट किया है। रजवाड़ों तथा सम्भ्रांत वर्ग ने शिकार को जो है कीड़ा बनाया, जिससे अनेक वन्य जीवों का जो है शिकार हुआ, यानी इसके अंदर शिकार भी आप डाल सकते हैं। व्यापारिक महत्व के लिए पशुओं को भी अभी भी मारा जा रहा है, यानी देखते होंगे जैसे आप दूसरे शहर में या दूसरे देश के अंदर मांस एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया भी मांस एक्सपोर्ट करता है दूसरे देश में, तो उसके लिए भी क्या है, जो भी जंगली या जंगल में रहने वाले जीव है या पशु है उनको जो है मारा जा रहा है। एंड जंगलों में आग लगना एक रीजन है जिसकी वजह से आप देखेंगे वन्य जीव जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो ये आप इसके अंदर कोई 5 पॉइंट इसके अंदर से लिखेंगे एंड ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये आपके रीजन है, जैसे आप इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, इसके अंदर जो है फार्मिंग हो गया, ह्यूमन सेटलमेंट हो गया, इस रीजन से भी
जो फॉरेस्ट है उसको खत्म किया जा रहा है। लोकल पीपल जो है कट ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट जो है फॉर फूड एंड फ्यूल एंड जो है टिम्बर, इंक्रीजिंग द प्रेशर, इंक्रीज हो रहा है प्रेशर अगर हम देखें तो मानवों के द्वारा काटा गया, चाहे वो लकड़ी हो जाए कुछ भी। आगे की तरफ आएंगे हम, अगले और पॉइंट की तरफ देखें हम, तो यहाँ पे बोला गया है ये आपका जो है इन सर्च ऑफ न्यू जो है पेस्टेस और जो है डेमोस्ट्रेटिव एनिमल्स ह्यूमंस डिस्ट्रॉय वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, ठीक है। द प्रिंसली स्टेट जो शिकार के लिए वाले हंटिंग के बारे में बात की गई यहाँ पे, एंड एनिमल्स आर स्टिल बीइंग किल्ड फॉर जो है कमर्शियल इंपॉर्टेंस एंड फॉरेस्ट फायर, ये भी इसके रीजन है जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है दुनिया हो गया उसके अंदर जो है अगर हम देखें तो वो जो जंगल है या जंगल जंगल में रहने वाले जीव है वो खत्म हो रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, एंड इसमें बोला गया भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान में के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है, कथन को उचित उदाहरणों से स्पष्ट करना है। देखिए भारत के अंदर आप देखेंगे तो भारत के आप उत्तर की साइड जाएंगे तो अलग तापमान मिलेगा आपको, दक्षिण की साइड अलग मिलेगा, ठीक है, पूरब की तरफ अलग, पश्चिम की तरफ अलग। ऐसी भारत के अंदर जो है ऋतुवत अंतर पाया जाता है। अगर हम देखें तो गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में जो है अगर हम देखें तो 55 डिग्री जो है सेल्सियस तक पहुंच जाता है तापमान। वहीं सर्दियों में देखें तो लेह के आसपास तापमान जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। एक पॉइंट। दूसरे की तरफ आए, भारत में एक ऋतु के दिन जो है एक दिन के तापमान में भी स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है, जैसे कि जून में राजस्थान के चूरू जो है उसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश जो तवांग जिले का तापमान है वो 19 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचता है। तो ये आप इसके अंदर बता सकते हैं। चलिए आगे और पॉइंट देख लेते हैं इसके हम। जैसे यहाँ पे बोला गया दिसंबर के टाइम में जो है जम्मू कश्मीर के द्रास में जो तापमान है वो -45 डिग्री रहता है, -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वहीं तिरुवनंतपुरम में देखें तो तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान के तापमान में अनेक विभिन्नताएं जो है पाई जाती है। ये विभिन्नता दैनिक तापांतर में भी देखने को मिलता है। केरल में दिन व रात के समय जो अगर तापमान देखें तो यहाँ पे 8 डिग्री जो है यहाँ पे बोला गया 7 आएगा, यहाँ पे 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर जो हमें देखने को मिलता है। वहीं थार मरुस्थल में दिन और रात के समय जो तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के लगभग अंतर पाया जाता है। तो ये आप बता सकते हैं इसके बारे में। जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें भारत के अंदर जो है तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। चलिए इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखें तो इस तरह से बोला गया है, देयर आर जो है सीजनल जो है वेरिएशंस इन टेम्परेचर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद जो है रिलेवेंट एग्जांपल। तो ये आप देख सकते हैं इसके पॉइंट है इंग्लिश मीडियम में। ये आपके 2 पॉइंट हो गए, नीचे और भी पॉइंट दिए हुए, चलिए उसको भी देख ले। तो ये आपके पॉइंट दिए हुए तीसरा, चौथा एंड पांचवा, एंड ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए इसी के अंदर अथवा भी आपको देखने को मिलेगा, एंड इसके अंदर बोला गया है भारत में जो मानसून वर्षा है उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो भारतीय मानसून की अगर विशेषताएं बात करें हम, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा जो है मौसमी है, जो जून से सितंबर के मध्य होती है। मानसून वर्षा जो है मुख्य रूप से उच्चावच द्वारा नियंत्रित होती है। उच्चावच का मतलब है कहीं का जमीन समतल है, कहीं का उबड़ खाव, और ऊपर नीचे मतलब पहाड़ पठार ये सब भी है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ जो है मानसून वर्षा में घटने की जो है प्रवृत्ति पाई जाती है। किसी एक समय मानसून वर्षा दिनों के आर्द्र दौरों में आती है। इन गीले दौरों में कुछ जो है सूखे अंतराल भी आते हैं जिन्हें विभंग कहते हैं। आगे की तरफ आए हम, आगे और भी पॉइंट दिए हुए इसके, जैसे ग्रीष्मकालीन वर्षा जो है मूसलाधार होती है जिससे मृदा अपरदन होता है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मानसून महत्वपूर्ण है। कुल वर्षा का 3/4 भाग जो है दक्षिण पश्चिम जो है पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। मानसून वर्षा का जो है स्थानिक वितरण असमान है। कई बार जो है पूरे देश में इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफी देर से होता है। तो ये है मानसून की, भारत में जो मानसून है उसके बारे में किस तरह का है। आई होप आप समझ गए होंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। एंड इंग्लिश मीडियम में आप इस क्वेश्चन को देखिए तो इस तरह से बताया गया है, डिस्क्राइब एनी 5 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है मानसूनल जो रेनफॉल इन इंडिया। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इसके दिए हुए आंसर, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इसके पॉइंट है। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, मैं आपको स्क्रॉल करके इसके आंसर्स को दिखा देता हूँ। एंड ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका सेक्शन डी। एंड ई की तरफ आएंगे हम, तो ई आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो मैप वाला है आपका, जिसके अंदर मैप से रिलेटेड सबसे पहले इंडिया के मैप के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आपका पूरा क्वेश्चन है जिसके अंदर बोला गया जैसे राजस्थान की राजधानी सुंदरवन जीव मंडल नीचे प्रायद्वीपीय भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वार्षिक वाला क्षेत्र, अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र, कावेरी नदी, मिजो श्रेणी, नंदा देवी जीव मंडल नीचे। तो ये आप
इनमें से जो 7 दिए हुए इनमें से किसी 5 को आपको फिल करना होगा। भारत का जो मैप होगा दिया हुआ उसमें, ठीक है? जो कुछ इस तरह से भारत का मैप दिया होगा उसके अंदर आपको इसे फिल करना होगा। चलिए आगे की तरफ आए हम। इसी को इंग्लिश मीडियम में आप इस तरह से देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन है, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन द गिवन फिजिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स। तो ये आपके दिए हुए हैं, ठीक है, 7 क्वेश्चन। इनमें से आपको किन्हीं 5 को फिल करना है। आइए मैप की तरफ आएंगे तो मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल करके दिखाया हुआ है, किस तरह फिल है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे यहाँ पे आपका पूरा जो है फिल किया हुआ है। तो ऐसे ही आपको भी फिल करना होगा एग्जाम में, ठीक है? मैं आपको एक बार दिखा दूँ, जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी यहाँ पे दिया हुआ है, कावेरी नदी हो गया आपका। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे भरा हुआ है। आप इसे देख सकते हैं। ये आपके आंसर्स होंगे पहले वाले मैप का, जो भारत से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है? इंडिया के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। एंड दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएँगे हम, तो दूसरा क्वेश्चन जो है, वो है आपका संसार यानी वर्ल्ड वाला मैप है, उससे रिलेटेड। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप देखें, तो इसके अंदर एक विवर्तनिक प्लेट हो गया, एक महाद्वीप हो गया। इसमें आपको जो है पूरा जो वर्ल्ड का मैप होगा ना, उसको डिफाइन किया होगा इन्होंने। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है? ऐसे इन्होंने एरो बना रखा है, बस आपको नाम लिखना होगा। तो एक विवर्तनिक प्लेट हो गया, एक महाद्वीप हो गया, एक देश हो गया, एक ठंडी जलधारा हो गई, एक गर्म जलधारा हो गई, एक परिस्थिति की हॉट स्पॉट हो गया, और दूसरा भी एक परिस्थिति की हॉट हॉट स्पॉट हो गया। तो ये आपके दिए हुए 7, इसमें भी 7 दिए हुए, इनमें से किसी 5 का ही आंसर आपको देना है। तो चलिए मैं आपको एक बार वर्ल्ड का मैप दिखा दूँ। वर्ल्ड का मैप देख लेते हैं एक बार। एंड इसे आप इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में है। एंड इसके आंसर की तरफ चले तो ये आपका पूरा वर्ल्ड का मैप है। एंड इसके अंदर फिल किया गया है आंसर्स को। देखिए अगर हम जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो ये आपका कुछ इस तरह से है। जैसे कनाडा एक देश का पूछा गया था, ठीक है? ये आपका गल्फ स्ट्रीम हो गया, ABCDE करके यहाँ पे दिखाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये आपका हो जाएगा मैप पूरा कंप्लीट, ठीक है? इसमें से देख लेना आप। बाकी मैप के लिए अगर आप जाएँगे तो सपोर्टिंग के लास्ट में आपको जो है मैप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएँगे। पेपर आपका सपोर्टिंग से ही आता है। बाकी आपका ये पेपर पूरा इस तरह से खत्म हो जाएगा। एंड सेकंड पेपर भी हमने डिस्कस कर लिया है इसका ज्योग्राफी का।